नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पे कि हम इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ को आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इस सेक्शन में कि क्या ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं क्रिमिनल लॉ में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लैट या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। चलिए, अब हम बात करते हैं इंडियन पीनल कोड की। तो इंडियन पीनल कोड जो है उसकी सबसे पहले हम बात करते हैं लाइबिलिटी के ऊपर, ठीक है। और लाइबिलिटी जो है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है ये देखना है। तो एसेंशियली ये ऐसा होता है कि क्राइम जो है इस बात पे डिपेंड करती है कि क्राइम जो है वो कहां पे कमिट हुआ है, लाइक लोकेलिटी ऑफ द ऑफेंस, किस जगह पे हुआ है। जैसा कि इसका नाम ही है इंडियन पीनल कोड, तो एक चीज आपको यह समझनी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन पीनल कोड का एप्लीकेशन जो भी कोई क्राइम हो रहा है, कोई भी एक्ट हो रहा है जो कि इंडिया में है, उस पर्टिकुलर केस में और रादर उस जगह पे आपकी ये ज्यूरिसडिक्शन जो है वो आएगी और आपके लिए इंडियन पीनल कोड का एप्लीकेशन उस केसेस में होगा। आईपीसी जो है वो आपको इसलिए पनिश नहीं करता है और डज नॉट पनिश अ पर्सन बेस्ड ऑन द नेशनैलिटी ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन और द प्लेस वेयर ही और शी रिसाइड्स। तो आपकी क्या नेशनैलिटी है, आप चाहे इटली के हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के हो, चाहे आप जर्मनी के हो, या आप इन कहीं किसी भी जगह पे रह रहे हो, अगर आपने इंडिया में कोई अपराध किया है, कोई ऑफेंस किया है, तो इंडियन पीनल कोड जो है वो आपके ऊपर अप्लाई होगा, आपके ऊपर लगेगा। सो इसीलिए बोला जाता है कि आईपीसी का जो जुरिस्डिक्शन है वो बोथ टेरिटोरियल भी है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी है। टेरिटोरियल का मतलब क्या होता है? टेरिटोरियल का मतलब होता है इंडिया के टेरिटरी के विद इन, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये अगर हमारा इंडिया है, ठीक है। सो अगर ये इंडिया है, अगेन प्लीज डोंट माइंड द ड्राइंग, मेरी ये बहुत अच्छा मैप नहीं बना है, बट तो इस इंडिया में इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जो है ये हमारा टेरिटोरियल नेचर होगा। तो आईपीसी का पावर जो है वो पूरा यहां पे है। और क्योंकि अब आर्टिकल 370 जो है वो स्क्रैप हो गया है, तो इवन आईपीसी का एप्लीकेशन जम्मू एंड कश्मीर में रहता है, होगा। ओके, अब आईपीसी का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी होता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब होता है कि इंडिया के बाहर, अब मान लेते हैं जैसे ये है श्रीलंका, ठीक है। तो कोई व्यक्ति जो इंडिया में आया, क्राइम किया और भाग के श्रीलंका चला गया, या फिर श्रीलंका में बैठे बैठे उसने कोई क्राइम किया जिसका इफेक्ट जो है वो इंडिया पे पड़ा, तो इन बोथ दीज केसेस जो है इंडियन पीनल कोड जो है वो इस पर्सन को जो श्रीलंका में बैठा हुआ है उसको भी प्रोसिक्यूट कर सकता है, उसे भी प्रोसिक्यूट करेगा। लेकिन अब उसके लिए एक दूसरा चैलेंज ये आता है कि जब आप किसी फॉरेन नेशनल को आप बोलते हो कि हमें, या किसी फॉरेन में बैठे हुए इंसान को आपको प्रोसिक्यूट करना पड़ता है, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज कॉल्ड एज एक्स्ट्राडिशन। ये एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? एक्स्ट्राडिशन बेसिकली ये होता है कि हमें उस पर्सन को उस देश से जहां पे वो बैठा हुआ है वहां की सरकार से बात करके हमें उसको इंडिया लेके आना होता है, और फिर हम उसके ऊपर जो केस चलाते हैं वो चलाते हैं, और उसके बेसिस पे जो सजा मिलती है वो उनको सजा जो है वो भुगतनी पड़ती है। कुछ सालों पहले एक केस हुआ था जहां पे, जिसका नाम है इटालियन मरीन्स केस। तो ये इटालियन मरीन केस में ऐसा क्या हुआ था मैं आपको ये बताता हूं। सो इटली की एक शिप थी जो कि इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में थी, ठीक है, इंडिया के पानी में थी। और वहां पे केरला में उनको केरला तमिलनाडु के पास उनको कुछ फिशरमैन दिखे, कुछ मछुआरे दिखे जो कि फिश कर रहे थे। शायद उन लोगों ने उनको कहा होगा कि सामने से हट जाओ, वो लोग शायद नहीं हटे। सो एसेंशियली व्हाट दीज पीपल डिड, जो कि कैप्टन वगैरह थे इस शिप के, उन्होंने गोली मार दी उन मछुआरों को, उन फिशरमैन को उनने गोली मार दी। तो अब थे तो वो इटली के, और जो उनकी शिप थी वो भी इटली में रजिस्टर्ड थी, तो माना जाता है कि वो भी इटली की ही जमीन थी। तो उन्होंने इटली के जमीन से बैठे बैठे एक क्राइम किया जो कि इंडिया के टेरिटरी में हुआ, इंडिया के पानी में हुआ।
तो क्वेश्चन बना कि क्या हम उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? कोर्ट ने कहा बिल्कुल, क्योंकि इंडियन पीनल कोड का जो जुरिस्डिक्शन है वो ऐसे केसेस में भी अप्लाई होगा। और इस केस में ऐसा हुआ कि हमने उन्हें प्रोसिक्यूट करा और उनके ऊपर जो केसेस हैं वो चल भी रहे हैं एंड फाइनली अभी वो अपील में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। देखते हैं वो कब उसका जजमेंट जो है वो आता है। सो एसेंशियली जो आपको याद रखना है कि ये जो जुरिस्डिक्शन है, जो पावर है, जो एक्सटेंशन है कि आईपीसी कहां तक जाके अप्लाई होगा, तो वो इंडिया के लिए तो पूरा अप्लाई होगा ही होगा, लेकिन वो इंडिया के बाहर भी उसका एप्लीकेशन जो है वो होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टेरिटरी जो है वो जस्ट लैंड नहीं होती है, बट वो वाटर और एयर भी होता है। तो इंडिया के ऊपर की जो एयर है वो भी इंडिया की टेरिटरी है। इंडिया के का जो वाटर है, जो पानी है, वो भी हमारा ही देश का पार्ट है, जिसको कि हम इन डिटेल जो है वो इंटरनेशनल लॉ जब पढ़ेंगे तब उसमें हम इसको और बेटर समझेंगे कि किस तरीके से ये डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए जो है इतना हमें जानना इंपॉर्टेंट है ना। अब अगर देखते हैं तो फिर से वही बात आती है कि दोज एक्ट्स विच आर नॉट कमिटेड इन इंडिया बट हैज एन इफेक्ट इन इंडिया आर ऑल्सो पनिशेबल। जैसे मैंने कहा श्रीलंका में जैसे एक आपको एक इंस्टेंस देता हूं कि आप किसी की मानहानि करते हो, आप किसी के इज्जत के साथ खेलते हो, आप किसी के रेप्यूटेशन को रूइन कर देते हो। तो अगर मुझे आपका रेप्यूटेशन खराब करना है तो आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस्ड है कि मैं श्रीलंका में भी बैठ के कर सकता हूं, मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी बैठ के कर सकता हूं ऑनलाइन। तो एसेंशियली यही बात है कि भले वो एक्ट जो है वो इंडिया में रह के नहीं हुआ हो, लेकिन अगर उसका इफेक्ट जो है वो इंडिया में है, तो भी ये आपका जो एक्शन है वो पनिशेबल होगा और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है इंडियन पीनल कोड का वो अप्लाई होगा। इंडियन पीनल कोड जो है वो सिटीजन्स के ऊपर तो अप्लाई होता ही होता है, बट वो सभी फॉरेन नेशनल के ऊपर भी होता है। तो अगर कोई फॉरेन नेशनल जो है इंडिया आ रहा है तो उसको भी आईपीसी फॉलो करना है। वो बाहर ही बैठा हुआ है और उस कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिसका इफेक्ट इंडिया में पड़ेगा, तो भी उसको ध्यान रखना है कि उसका एक्शन जो है वो इंडियन पीनल कोड के अगेंस्ट ना हो। ठीक है, सो लाइक आई सेड, a foreigner committing murder in India will be liable in Indian law, or a foreigner committing a crime elsewhere but which has an offense in India or which has an effect in India will also be liable in India. ठीक है, and the same is applicable to Indian citizens also. तो अब ऐसा है कि आप इंडिया में रह के कोई क्राइम कर रहे हो तो चलो वो क्राइम है तो है ही, लेकिन मान लो आप जाके बाहर कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जो वहां पे क्राइम नहीं है लेकिन इंडिया में क्राइम है, तो भी आपका जो एक्ट है आपको उसके लिए पनिश किया जा सकता है। जब आप वापस इंडिया आओगे आपको पता चला, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ऐसे समझते हैं कि सिगरेट पीना जो है एक ऑफेंस बना दिया जाता है इंडियन पीनल कोड के अंदर। ठीक है, क्रिमिनल लॉ के अंदर सिगरेट पीना जो है वो एक ऑफेंस है इंडिया में। तो अब भाई इंडिया में कोई सिगरेट नहीं पी पा रहा, तो आप क्या करते हो, आप एक टूर पे गए हो, आप सो यू हैव गॉन टू टर्की। ठीक है, आप टर्की गए एंड आप वहां पे सिगरेट पी रहे हो, आपकी फोटोज जो है वो आ गई, आपका वीडियो जो है वो आ गया, वायरल हो गया एंड इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटीज को दिख गया। तो क्योंकि आपका जो एक्ट है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है इंडिया में, तो जब आप वापस आओगे तो आपको उसके लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। जनरली ऐसा होता नहीं है, मतलब एक बहुत ही सिंपल सा एक आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, बट प्रोविजन जो है वो डेफिनेटली दी गई है। ओके, नाउ अब यहां पे एक और चीज आती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है टू नो कि देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल्स अंडर क्रिमिनल लॉ। वन प्रिंसिपल इज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी के ऊपर एक एलिगेशन लगाते हो, आप किसी के ऊपर आप बोलते हो कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, वो होता है आपका एलिगेशन।
अब जब एलिगेशन लगा है तो उसके बाद कोर्ट, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, कोर्ट में बहस होगी, आप एविडेंस दोगे, वो एविडेंस देगा, फिर कोर्ट फाइनल हियरिंग देगी, उसके बाद पता चलेगा कि वेदर उसने क्राइम कमिट किया था या क्राइम कमिट नहीं किया था। ठीक है, यही हो सकता है। तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है वो आता है हमारा उस स्टेज पे जब आप किसी के ऊपर एक एलिगेशन लगाते हो कि इस व्यक्ति ने कोई एक ऑफेंस जो है वो कमिट करा है। तो एज लॉन्ग एज, तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एक जो रूल है क्रिमिनल लॉ का, वो ये कहता है कि जब तक भी आपका ये पूरा ट्रायल, ये पूरा केस खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम ये मान के चलेंगे कि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो निर्दोष है। द पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट। वो पर्सन, उस व्यक्ति को निर्दोष मान के चला जाएगा कि जब तक आपने उसको पूर्ण रूप से, कंप्लीट तरीके से आपने उसे गिल्टी नहीं साबित कर दिया एविडेंसेस देके, तब तक ये कोर्ट मान के चलेगी कि वो व्यक्ति जो है वो इनोसेंट ही है। अब मुझे प्रूव करने की जरूरत है कि नहीं, देखो वो गिल्टी है। उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं गिल्टी हूं, मैं निर्दोष हूं। वो तो लॉ मान के चल रहा है कि आप निर्दोष ही हो। सामने वाला जिसने आपके ऊपर एलिगेशन लगाए, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सिंपल तरीके से सोचो कि मान लो आपके और आपके भाई बहन के बीच में लड़ाई हो गई और वो जाके आपने अपने पेरेंट्स के सामने आपके जो भाई बहन है वो जाके बोले कि ये चोर है। ठीक है, तो आप थोड़े बोलते रहोगे कि मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। यूड बी लाइक कि अच्छा ठीक है, अगर मैं चोर हूं तो प्रूफ करो मैंने क्या चोरी करी है। आप यही बोलोगे ना लॉजिकली कि अच्छा ठीक है, मान लिया तुमने कहा कि मैं चोर हूं, ठीक है तो बताओ मैंने क्या चोरी किया है, दिखाओ जरा, खोज के बता दो मेरे को मैंने क्या चोरी करी है। तो एग्जैक्टली सेम चीज जो है वो क्रिमिनल लॉ में भी आती है। तो अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो तो आप प्रूव करोगे कि वो आरोप सही है कि गलत है। उसको मान के चला जाएगा कि भैया इसने कुछ नहीं करा है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल। कार्डिनल प्रिंसिपल का मतलब होता है एकदम बेसिक सा प्रिंसिपल है हमारे क्रिमिनल लॉ का, जो कि फॉलो किया जाता है। ठीक है, सो अ पर्सन इज इनोसेंट अनलेस दैट पर्सन इज प्रूवन गिल्टी। ऑल राइट, this is also a principle of evidence law, which basically means that there must be evidence to prove the guilt of a person. If the evidences are not suffice, the person cannot be referred to as an offender under the law, which means कि ये एक rule of evidence भी है। आपको evidences दिखाने पड़ेंगे, show करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, जिसके basis पे ये decide होगा कि whether the person is guilty or not. All right, so ये हुआ एक। Then the second is standard of proof. ये है आपका second principle under criminal law, which talks about कि क्या standard of proof होना चाहिए under the Indian Penal Code. अब standard of proof की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल से जो है वो आपको समझाता हूं। तो जब स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की बात की जा रही है तो एसेंशियली आपको यह बताना है, आपको यह दिखाना पड़ता है कि जब आप एक स्टोरी बना रहे हो कि देखो क्राइम यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे एंड हुआ, तो उसमें एक पूरा एक लॉजिकल चेन होना चाहिए जिसका कि इफेक्ट ऐसा हो कि मेरे माइंड में कोई डाउट ही ना रहे। मैंने बोला हाँ यही इस तरीके से पूरा का पूरा क्राइम जो है वो हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि जैसे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेता हूं, आरुषि तलवार का एक मर्डर केस हुआ। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मीडिया ट्रायल हुआ इस केस का। सो आरुषि तलवार के मर्डर केस में व्हाट हैपेंड कि वो एक छोटी सी बच्ची जो थी, स्कूल जाती हुई बच्ची जो थी, उसके घर के अंदर ही जो है कत्ल हो जाता है। बाद में एलिगेशन जो है वो लगा दिया जाता है मम्मी और पापा के ऊपर कि उन्होंने उस बच्ची की हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने उसे अपने हाउस हेल्प के साथ देख लिया था। बट ऐसा इस पूरे मैटर में ऐसा जेन्युइनली तो लगा नहीं, क्योंकि ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो इस मैटर पे उन्हें छोड़ दिया था, कहा था कि ये वो निर्दोष है। नाउ अब ये इस पूरे केस में हुआ क्या कि जैसे उनने कहा कि हम लोग अंदर अपने कमरे में सो रहे थे, बेटी हमारी अपने कमरे में सो रही थी और हमारा एक सर्वेंट था जिसका एक अपना रूम था, वो उसमें सो रहा था। सर्वेंट ने अपने कुछ और साथियों को, फ्रेंड्स को बुलाया था घर पे रात में
इन उनने थोड़ी सी शराब वराब पी एंड उसके बेसिस, और क्योंकि उसमें से एक सर्वेंट ऐसा था जो डॉक्टर के वहां पे काम करता था, जिसको कुछ समय पहले उन्होंने डांटा था, मारा था, क्योंकि वो काम ठीक से नहीं कर रहा था। तो शायद उस गुस्से में, उस बदले में, उस रिवेंज में उसने जाके ये काम कर दिया। उसके बाद जो मेन नौकर था उस घर का, उसकी भी लाश मिली, और उसकी लाश जो है वो मिली छत के ऊपर, उस बिल्डिंग के टेरेस पे। और जब ये सब हुआ तो गेट जो है वो बाहर से लॉक करके वो लोग चले गए, क्योंकि देयर वाज अ सिक्योरिटी गेट ऑल्सो। एक तो मेन जो डोर होता है लकड़ी का, वो तो बंद हो ही गया, क्योंकि आजकल तो वो खैर लॉक वाले गेट्स आते हैं तो वो अपने आप बंद हो जाते हैं। लेकिन उसके आगे एक लोहे का गेट था जो कि बाहर से उसका लैच लगा हुआ था। अब ये बाहर से लैच लगा था कैसे पता चला? क्योंकि अगले दिन जब उनकी मेड आई काम करने के लिए, तो उसने देखा, उसने रियलाइज किया कि ये गेट तो बाहर से बंद है। तो इन लोगों ने, पेरेंट्स ने ये कहा कि अगर आप ये कह रहे हो कि मान लो मैंने मारा, मैंने अपनी बेटी को मारा, फिर मैंने सर्वेंट को ऊपर ले जाके टेरेस पे पहले मार दिया, फिर अपनी बेटी को मार दिया, ये सब ठीक है, एक फ्लो में चल रहा है। लेकिन मुझे एक चीज ये, और आप कह रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरी वाइफ थे, ठीक है, जब पेरेंट्स थे, तो एक यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि फिर जो मेन लोहे का गेट था वो बाहर से किसने बंद करा? ये कैसे आप प्रूव करोगे कि मैंने उस गेट को बाहर से बंद करके, मैं अंदर से बाहर कैसे बंद कर सकता हूं किसी गेट को? तो दिस इज वेयर जहां पे मैटर जो है वो फंस गया कि यार ये तो वाकई बात सही है कि अगर हम इन्हें ब्लेम कर रहे हैं तो ये गेट तो, या तो कोई तीसरा व्यक्ति भी था जिसके बारे में आपको अभी तक पता ही नहीं चल पाया, और अगर तीसरा व्यक्ति के बारे में आपको पता ही नहीं चल पाया तो आपकी ये पूरी जो थ्योरी है, जो पूरी आपकी कहानी है, इसमें तो एक डाउट आ जा रहा है कि आपकी जो कहानी है उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉ है। दैट इज वेयर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कम्स इनटू पिक्चर। सो द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है कि आप जब किसी चीज को प्रूव करते हो तो आपको इस तरीके से प्रूव करना पड़ता है कि मन में कोई भी डाउट, एक छोटा सा इंच का डाउट भी जो है वो नहीं रह जाना चाहिए कोर्ट के मन में। अगर कोर्ट के मन में जो है वो एक डाउट आ जाता है, आप वो डाउट को पैदा कर पाते हो, तो एक डिफेंस लॉयर का जो है वही काम होता है कि आप वो डाउट पैदा कर दो। जैसे वो डाउट पैदा हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है वो आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, अगर इन केस आपको नहीं पता हो, तो क्रिमिनल लॉ में दो पार्टीज होते हैं, प्रोसिक्यूशन वर्सेस द स्टेट। ठीक है, सो प्रोसिक्यूशन कौन होता है? प्रोसिक्यूशन होता है, अरे सॉरी, प्रोसिक्यूशन वर्सेस द डिफेंस, माय बैड। ठीक है, प्रोसिक्यूशन वर्सेस डिफेंस। प्रोसिक्यूशन होता है स्टेट, द गवर्नमेंट, क्योंकि क्राइम जो है वो एक क्राइम जो है वो पूरे के पूरे कम्युनिटी के अगेंस्ट की जाती है। एक क्राइम जो है वो इंडिविजुअल नेचर का नहीं होता है। विक्टिम वहां पे एक व्यक्ति है, बट माना यह जाता है कि पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो विक्टिम बन जाती है जब एक क्राइम कमिट होता है। क्योंकि एक क्रिमिनल अगर आपके साथ गलत कर सकता है तो वो हजारों लाखों के साथ भी गलत कर सकता है। सो इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द एंटायर सोसाइटी। तो प्रोसिक्यूशन इसीलिए गवर्नमेंट बन जाती है, स्टेट बन जाता है, और स्टेट जो है वो प्रोसिक्यूट करता है, उसको, उस केस को चलाता है। और डिफेंस कौन है? डिफेंस इज द वन जिसके ऊपर एक्यूजेशन है, जिसे हम अक्यूज्ड कहते हैं। ठीक है, द पर्सन इज कॉल्ड एज अक्यूज्ड, राइट? सो दैट इज व्हाट इज योर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। तो अब बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ प्रूफ की, कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है और ये ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो क्या होता है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोसिक्यूशन कौन है? प्रोसिक्यूशन इज द स्टेट। ठीक है, द बर्डन ऑफ प्रूफ बाय द प्रोसिक्यूशन इज द जॉब ऑफ द स्टेट टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। मतलब कोई भी रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड जाके कन्विंस करना कोर्ट को कि जो क्राइम कमिट किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ अक्यूज्ड के द्वारा ही किया गया है। यह है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब कि आपके ऊपर यह बर्डन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, आप
कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रूव करो कि उस अक्यूज्ड ने इस क्राइम को कमिट किया है। ठीक है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब क्या होता है कि मन में कोई भी एक छोटी सी शंका जो है वो नहीं रहनी चाहिए। जैसे मैंने वही वाला एग्जांपल दिया कि अगर मैं अंदर हूं, हम दोनों अंदर हैं और मुझ पे ही एलिगेशन है कि मैंने मारा है किसी को और मैंने किसी को घर के बाहर मारा है, तो मैं घर अंदर से बंद कर सकता हूं, बाहर से नहीं। मैं घर को बाहर से कैसे लॉक करूंगा? ठीक है, तो ये एक रीजनेबल डाउट हो गया। तो ये रीजनेबल डाउट जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बियॉन्ड दैट रीजनेबल डाउट अगर हम किसी चीज को प्रूव करते हैं तो वो आपका एक बर्डन है ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑफ द स्टेट। ओनस ऑफ प्रूफ की जो बात है, अच्छा, अब बर्डन जो है, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हमेशा और हमेशा किसके ऊपर रहेगा? प्रोसिक्यूशन के ऊपर। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हमेशा और हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ओनस जो है वो हर समय शिफ्ट करते रहता है। ओनस ऑफ प्रूफ का मतलब है कि अक्यूज्ड पर्सन हैज टू ईदर डिफेंड हिमसेल्फ और क्रिएट अ रीजनेबल डाउट इन द माइंड्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन और इन द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। सो ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो होता है डिफेंड, मतलब डिफेंस के ऊपर, और ये शिफ्ट कर सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्सेप्ट होता है प्ली ऑफ एलिबाई। ठीक है, एलिबाई का मतलब होता है कि जिस वक्त ये क्राइम कमिट किया गया था और आप कह रहे हो कि मैंने ये क्राइम कमिट किया है, मैं उस वक्त, उस समय, उस दिन कहीं और था। अगर आप मुझे कह रहे हो कि मैं 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को मैं पुणे में एक क्राइम कमिट किया हूं, लेकिन मैं आपको एक प्रूफ देता हूं विच शोज कि मैं एक्चुअली उस दिन गुड़गांव में था। आपने अगर मुझे कहा कि शाम को 7 बजे 1 दिसंबर 7 PM, ठीक है, अ क्राइम वॉज कमिटेड इन पुणे। ओके, 1 दिसंबर 7 PM, अ क्राइम वॉज कमिटेड इन पुणे। बट अब मैं आपको यह प्रूव कर रहा हूं एज ए डिफेंडेंट दैट 1 दिसंबर अराउंड 7:30 PM, 7:30 बजे, आधे घंटे के बाद मैं किसी एक शॉप में हूं जहां पे कि मैंने एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकाल के दिखाई कि यार 7:30 बजे 1 दिसंबर को मैं गुड़गांव में था। पुणे से गुड़गांव में आधे घंटे में तो नहीं आ सकता। अगर मैं फ्लाइट से भी आ रहा हूं तो भी मैं आधे घंटे में नहीं पहुंच पाऊंगा। करेक्ट? तो इट इज इम्पॉसिबल कि आई विल बी देयर एट 2 प्लेसेस और रादर इन 2 प्लेसेस एट द सेम टाइम। तो अब ये जो मैंने अपने को बचाने के लिए, एज अ डिफेंस मैंने अपने को बचाने के लिए जो ये दिया, ये था मेरा ओनर्स ऑफ प्रूफ। ठीक है, ये मैंने दिया। अब ये वापस से शिफ्ट हो गया, बर्डन ऑफ प्रूफ तो आप ही के ऊपर है। अब या तो ओनर शिफ्ट हो गया प्रोसिक्यूशन के ऊपर कि आप मेरे एलिबाई को तोड़ो और बोलो कि यार ये तो झूठा एलिबाई है, ये तो गलत दिखा रहा है, तो वो आपका ओनर्स है। लेकिन बर्डन हमेशा और हमेशा प्रोसिक्यूशन स्टेट के ऊपर रहेगा कि उसे प्रूव करना है कि मैं गिल्टी था, मैंने क्राइम कमिट किया है, और बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स उसको यह चीज प्रूव करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा क्या है, मेरे केस में क्या होगा, मेरा ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो बहुत सिंपली ये कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस ये बताना है कि आपके जो रीजनेबल डाउट्स हैं आपकी स्टोरी में, मुझे बस एक रीजनेबल डाउट क्रिएट कर देना है। तो जैसे मैंने अपना एलिबाई बताया और मैंने प्रूव कर दिया कि मैं दोनों जगह पे नहीं हो सकता था, आपका ये जो पूरा रीजनेबल डाउट है ना, ये तो मैंने क्रिएट कर ही दिया माइंड में। अब आप कैसे बताओगे कि मैं 2 जगह कैसे था? तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। द ओनर्स ऑफ प्रूफ कैन बी ऑन एनी पार्टी, लाइक आई सेड, अगर मैंने कुछ दिया तो इट शिफ्ट्स, अब आप उसको डिस्प्रूव करो। And owners of proof continue shifting from one party to another based on the evidences, facts and circumstances of the case. ठीक है? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ जब हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं। आइए कुछ बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो देखते हैं।
ये आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल्स और उसके ऊपर दिए हुए एक फैक्चुअल सिनेरियो के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए। तो ये आपका एक फैक्चुअल सिनेरियो है, आपको इन 4 ऑप्शंस में से देख के ये बताना है कि इसमें क्या सही होगा आपके हिसाब से। तो जेठालाल जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं माली से अहमदाबाद वाया एयर, मतलब फ्लाइट से। ही इज कैरिंग गोल्ड प्लेटेड ढोकलास विथ हिम फ्रॉम माली। गोल्ड का प्लेट किया हुआ ढोकला है उसके साथ, उसके पास। जबकि इंडिया में गोल्ड इन एनी फूड आइटम जो है वो बैन कर दिया गया है एक लॉ के थ्रू। जैसे ही उसका प्लेन, जेठालाल का प्लेन जो है वो इंडिया लैंड करता है, जेठालाल को अरेस्ट कर दिया जाता है बाय एयरपोर्ट अथॉरिटीज और पुलिस से के द्वारा कि वो इंडिया में गोल्ड कैरी कर रहा है, जो कि अलाउड नहीं है। जेठालाल जो है इज अ सिटीजन ऑफ माली। ये चीज को ध्यान रखिएगा कि वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, बट वो इज अ सिटीजन ऑफ माली। अब आपको यह बताना है कि वेदर ही कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और लायबल और नॉट। तो हमने आज क्या पढ़ा था? हमने एक चीज यह पढ़ी थी कि इंडियन पीनल कोड का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है। सेकंड, इंडियन पीनल कोड जो है वो एक फॉरेन नेशनल के ऊपर भी अप्लाई किया जाता है। तो अगर आप एक फॉरेन नेशनल हो और आप इंडिया आ रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पता होना चाहिए क्या लॉज हैं इंडिया के और नहीं है। तो यहां पे कैन जेठालाल बी हेल्ड लायबल इवन इफ जेठालाल इज अ सिटीजन ऑफ माली, विच मींस ही इज अ फॉरेन नेशनल, लेकिन ही इज डूइंग, और रादर वो इंडिया में गोल्ड लेके आ रहा है जिसे बैन कर दिया जा चुका है। तो वो एक क्रिमिनल लॉ का वायोलेशन है जो कि वो नहीं कर सकता है। तो क्या ही कैन बी हेल्ड लायबल? द आंसर हैज टू बी यस। ठीक है, यस होगा। तो ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, इसको तो हम कट कर देते हैं यार सबसे पहले। इज लायबल was not carrying the gold intentionally, his intention will be considered in this case। यहां पे इंटेंशन की बात आ नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है इंटेंशन की बात? क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होगा सी, यू वर नॉट अवेयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इस क्वेश्चन से हमको यह भी पता चलता है, जो मैं आपको बता दूं, इज कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ठीक है, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसैट, ये एक प्रिंसिपल है लॉ का, जिसका मतलब है कि आप लॉ को इग्नोर, अगर आपको लॉ नहीं पता है तो आप ये बात नहीं कह सकते कि आई एम सॉरी, मुझे लॉ तो पता नहीं था इसीलिए मैंने ये कर दिया। क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल केसेस में खासकर आप ये और नहीं कर सकते। नहीं तो अदरवाइज होगा क्या, लॉ जानने वाले होते हैं खाली लॉयर्स। नॉन लॉयर्स जो है वो तो हर बार यही उठ के बोलेंगे, अजी हमको तो लॉ पता ही नहीं था, हमको कानून की कोई पढ़ाई तो है नहीं, हमें क्या पता। तो होगा क्या कि जितने भी ऑफेंसेस होंगे, जिसको भी जो कुछ करना होगा, वो आप सिर्फ और सिर्फ इन्हें ही कर सकते हो, लॉयर्स को ही आप प्रोसिक्यूट कर पाओगे, बाकी नॉन लॉयर्स को आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे केसेस में क्या किया जाता है कि आप क्रिमिनल लॉ को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। सिविल लॉ में आपको, हाँ ठीक है, ये थोड़ी सी हिदायत दी जाती है कि चलो ठीक है, बहुत सारे लॉज हैं, कुछ चीजें नहीं पता होंगी किसी को, तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पे आपकी लिबर्टी नहीं ली जा रही, आपको जेल नहीं भेजा जा रहा, वहां पे शायद आपसे फाइन वगैरह लेके आपको छोड़ दिया जाएगा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप फिर भी सिविल लॉ को थोड़ा सा आप इग्नोर अगर करते हो तो भी वहां पे ठीक है, बट अदरवाइज लॉ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नाउ कंसिडर द इंस्टेंस द नोटिफिकेशन वॉज रिलीज व्हेन जेठालाल वॉज ऑलरेडी ऑन द फ्लाइट, कैन ही टेक द प्ली ऑफ मिस्टेक? अब ये कह रहा है कि नोटिफिकेशन जो है तब रिलीज हुई जब जेठालाल वॉज ऑलरेडी ऑन द फ्लाइट। तो देखो, अब लॉ तब बना जब मैं ऑलरेडी अपने रास्ते में हूं, अब मैं बीच में कुछ नहीं कर सकता। मेरी फ्लाइट उड़ चुकी है, अब मैं फ्लाइट से कूद नहीं सकता, मैं अपने सामान को फेंक नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा? आपने लॉ बीचों बीच चेंज कर दिया। तो कैन आई टेक द प्ली ऑफ मिस्टेक कि भाई मुझे नहीं पता था, इट्स अ मिस्टेक जो हो गई? द आंसर हैज टू बी यस। कॉमन सेंस लगाओ कि यार इस केस में बच्चा, यार इंसान क्या ही कर लेगा। ठीक है, तो ही कैन टेक द प्ली ऑफ मिस्टेक ओनली व्हेन ही सरेंडर्स हिज गोल्ड टू द एयरपोर्ट। ये तो यार फैक्चुअल हो गया, ये पता नहीं है। yes, since this is a mistake of fact that he did not know the release date of the notification। ठीक है, हमको नहीं पता था यार, इट इज ओके।
मैं ऑलरेडी फ्लाइट में बैठा था जब आपने इस चीज को बता दिया, मुझे कैसे ही पता चलेगा? तो इसीलिए ऐसे। तो आओ एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें फैक्ट्स दिया हुआ है कि मेठू जो है इज सिटिंग इन कराची और वो एक अग्रीमेंट करता है टू सेल राइस इन मुंबई टू सीटू। सीटू जो है वो एक सेलर है मुंबई में एंड उसको राइस बेचनी है, बट ड्यू टू पुअर हार्वेस्ट उसकी अच्छी हार्वेस्ट नहीं हुई और डिमांड जो है राइस का वो सडनली बढ़ गया है। ही इज अनेबल टू प्रोड्यूस द डिजायर क्वांटिटी ऑफ लाइट, वो नहीं उतना पैदा कर पा रहा है। तो मेटू हैज आस्क्ड सीटू टू सेंड मनी इन ऑर्डर टू रिसीव द कंसाइनमेंट। मेटू ने कहा कि ठीक है आप पैसे भेज दो, मैं आपको चावल भेजता हूं। मनी जैसे पे हुआ, सीतू को कोई भी कंसाइनमेंट चावल नहीं मिला, राइस नहीं मिला। इफ सीटू वांट्स टू फाइल अ क्रिमिनल केस कैन ही डू सो अंडर द इंडियन लॉ? तो देखो, कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जब मैंने एग्जाम्पल दिया था श्रीलंका का, श्रीलंका में बैठ के किसी ने कोई क्राइम किया, उसका इफेक्ट जो है वो इंडिया में पड़ रहा है। यहां पे श्रीलंका की जगह आ गया पाकिस्तान, ठीक है? तो अगर आप पाकिस्तान में बैठ के कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसका इफेक्ट जो है वो इंडिया में आ रहा है, तो फॉर श्योर जो है आप केस जो है वो फाइल कर सकते हो। तो इसीलिए यहां पे अगर ये क्रिमिनल केस फाइल करना चाहे, अब यहां पे देखो, ये क्वेश्चन नहीं है कि इस पर्टिकुलर केस में क्रिमिनल केस फाइल किया जा सकता है कि नहीं, वो अलग ही एक डिस्कशन है। आपको बस इतना बताना है कि इस फैक्चुअल सिनेरियो पे, इस फैक्चुअल केस पे क्या इसका आंसर होगा। मैं मानता हूं कि ये एक सिविल नेचर का डिस्प्यूट है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट है, इस पे क्रिमिनल लॉ नहीं अप्लाई होगा, लेकिन हमसे वो सब चीजें पूछा नहीं है। तो हमसे पूछा है कि क्या, तो इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब जो है वो सिंपल सा ये है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल लॉ का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन या जुरिस्डिक्शन जो है इंडिया के बाहर जाएगी कि नहीं? योर आंसर हैज टू बी यस। तो अपना बी जो है वो सही हो गया। सिंस पेमेंट वॉज नॉट मेड इन इंडिया बट कराची, इंडियन लॉस कैन नॉट बी अप्लाइड, ये होगा नहीं, नो होगा नहीं। तो अगर ए, इसमें से ए और सी कोई भी एक कट गया तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। तो व्हाट इज डन विथ मी इज ऑप्शन बी। सो ये था आपका सेकेंड पार्ट ऑफ इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल लॉ का। इसके आगे जो है हम चर्चा करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की क्राइम के क्या डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, एंड उसके बेसिस पे कुछ इनकोहेट क्राइम्स क्या होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट ऑफेंसेस किन्हें कहते हैं। तो ये हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहें, समझते रहें इस और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें, एंड मेक श्योर कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप प्रिंसिपल के बियॉन्ड बिल्कुल मत जाना। आपको अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू स्टिक टू व्हाट इज गिवन टू यू इन फ्रंट इन द क्वेश्चन। नाउ बिफोर वी एंड द सेशन, अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो जरूर बताना चाहूंगा। स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है एक मॉक टेस्ट सीरीज जो कि क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपके लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, एंड दिस इज द डे और दिस इज द टाइम जहां पे कि आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है ना। प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हो? प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है, आप इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए और आप बस इंश्योर इतना करिए कि आपके मॉक टेस्ट जो है वो प्रॉपर हो, आप सेक्शुअल टेस्ट ले सको, क्लास नोट की पीडीएफ्स को जो हम जितना भी पढ़ रहे हैं आप उसको एक्सेस कर सको, सो दैट आपका रिवीजन जो है वो काफी जल्दी से हो जाए। तो आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को जो है परचेज कर सकते हैं 2499 में, एंड 2499 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड जो है वो यूज करना है, विच इज वेबअव, और इसकी वैलिडिटी जो है वो रहेगी आपकी दिसंबर 2023 के लिए, क्योंकि जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका होगा बाय 3rd दिसंबर। ये सारे फीचर्स जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आपको एक एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ एक कोर्स चाहिए जहां पे कि आप ये सब कुछ आपको ये सारी फीचर्स मिले, प्लस इन एडिशन टू दैट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज भी मिले जिसमें कि आप अपने थ्योरी पार्ट को भी कवर कर सको, थ्योरी भी पढ़ सको, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमारा एक स्मार्ट कोर्स जो कि क्रैश कोर्स प्रोग्राम है जिसकी वैलिडिटी अगस्त 2024 तक है, आप उस स्मार्ट कोर्स को परचेज कर सकते हो एट 7499। अगेन ये आपकी इफेक्टिव फाइनल प्राइस होगी जो कि आप ले सकते हो एट by using the discount code which is Webhub। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी डिफिकल्टी हो आपको एनरोल करने के लिए, तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो।
So thank you so much. We'll meet you again in the next class. Till then, stay safe. Take care. Bye bye.